नमस्कार दोस्तों, ई दृष्टि के YouTube चैनल ऑफिशियल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज बारी है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना का आधार क्या है, विचार कहाँ से आया, इसकी भाषा कहाँ से ली गई, या फिर प्रस्तावना पूरे संविधान से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, या फिर लेखकों का अपना क्या कुछ मत है प्रस्तावना के ऊपर, क्या संविधान का अंग है अथवा नहीं है, जैसी सारी चीजें डिबेट आज करेंगे। तो प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अपने देश के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्रदान करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये अपनी पूरी प्रस्तावना है। लेकिन सवाल है कि क्या प्रस्तावना को रटना है? नहीं भैया, प्रस्तावना को रटना नहीं है। आराम से इसी ड्राफ्टिंग के माध्यम से ये मेरे अपने दिमाग की उपज है। कुल मिला जुलाकर मैंने खुद इसको ड्राफ्ट किया है ताकि चीजें आसानी से क्लियर हो जाएं, आसानी से प्रस्तावना याद भी हो जाए और सारे क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन लगभग 80% क्वेश्चन इसी ड्राफ्टिंग से पूरा हो जाए। तो आते हैं एक बार इस ड्राफ्टिंग के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये सिविल का बैच है, तो सिविल का बैच चल रहा है तो आसानी से आराम से इत्मीनान से हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रस्तावना पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके स्वरूप को अच्छे से स्ट्रक्चर के भांति समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो आते हैं, जरा हम प्रस्तावना को देखते हैं। तो प्रस्तावना को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। एक तो प्रस्तावना जो है यह है राज्य और व्यक्ति, एक स्टेट और पीपल, मतलब कि व्यक्ति और राज्य दोनों के मध्य संबंधों को अभिव्यक्त करता है प्रस्तावना। तो सवाल है कि इसको क्यों दो भागों में बांटा गया। अगर मैं कहूं कि राज्य और व्यक्ति, यहां पर व्यक्ति का मूल्यांकन अवधारणा, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का अगर मूल्यांकन करना है तो यह कहा जाएगा ना कि व्यक्ति को न्याय मिला कि नहीं मिला, व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, क्या व्यक्ति में समानताएं हैं या प्रतिष्ठा दी जा रही है कि नहीं है, या फिर भातृत्व भावना या बंधुता है कि नहीं है, जैसी सारी चीजें हम व्यक्ति के मूल्यांकन से जो है ग्रहण करते हैं। वहीं पर राज्य, स्टेट या फिर नेशंस की बात हम करते हैं तो दोनों के मध्य संबंधों को रिप्रेजेंट करता है ये प्रस्तावना। तो प्रस्तावना एक प्रकार का आपका परिचय पत्र है। जैसे मैं आपको बताते चलूं कि एक कोई किताब होती है और उस किताब का पहला वाला जो पृष्ठ होता है, उस पृष्ठ में पूरे सब्जेक्ट का, पूरे जो है अध्याय का एक प्रकार से विवरण दिया होता है। जैसे कोई भी बुक है ना, कंटेंट्स लिस्ट जो दिया रहता ना कि आगे इस बुक में क्या क्या टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है या क्या क्या बुक में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो कुछ इसी प्रकार ही प्रस्तावना है। संविधान का एक प्रकार का पृष्ठ है जिस पर यह बताया गया है कि संविधान का अपना स्वरूप क्या है। आपको यह पढ़ने के बाद संविधान के पूरे दर्शन नजर आएंगे। आपको पढ़ने के बाद संविधान का एक संक्षिप्त पाठ नजर आएगा, संविधान की आत्मा नजर आएगी। संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के बाद मैं कहता हूं कि कम समय में पढ़ के पूरे प्रस्तावना को, कम समय में पढ़ के पूरे संविधान को जाना जा सकता है। तो इतना कुछ है। तो आते हैं, पहले प्रस्तावना को हम लोग पढ़ लेते हैं और देन फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो राज्य को दो पार्टों में डिवाइड करना है। एक तो शक्ति का स्रोत और दूसरा राज्य की प्रकृति। ध्यान से एकदम सुनिएगा, ऐसे ही एज इट इज आप ड्राफ्टिंग कर लेंगे तो प्रस्तावना कभी नहीं भूलेगा। सारे क्वेश्चन चाहे वो यूपीएससी के हो या फिर स्टेट पीसीएस के हो, सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है भैया। तो राज्य को दो भागों में तोड़ना है। एक तो राज्य की शक्ति का स्रोत जनता, अर्थात हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत तो हो गई, हम भारत के लोग। फिर राज्य की प्रकृति में, और राज्य की प्रकृति क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की है, समाजवादी की है, पंथ निरपेक्ष की है, लोकतांत्रिक है और गणतंत्रात्मक है। ये राज्य का अपना नेचर है, राज्य की अपनी प्रकृति है। फिर उसके बाद देन आप आ जाइए व्यक्ति की मूल्यांकन अवधारणा पे। व्यक्ति की मूल्यांकन अवधारणा को यह अभिव्यक्त करता है किस प्रकार, तो यह न्याय किस प्रकार दिया जाता है किसी व्यक्ति को, स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी जाती है, समानता कैसी है, और बंधुता मतलब कि भाईचारे की भावना किस प्रकार जो है संविधान की प्रस्तावना में इंक्लूड किया गया है, जैसी सारी चीजें थोड़ा सा समझते हैं। तो न्याय, अगर मैं कहूं कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं, तो एक तो सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। एक बार क्वेश्चन पूछा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, 3 प्रकार के दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऐसा ड्राफ्टिंग आप करेंगे।
देन उसके बाद स्वतंत्रता एक बार पूछा कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसमें विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। उसके बाद समानता, समानता में प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, 2 प्रकार की अवसर की समानता, 2 प्रकार की जो है समानताएं हैं। बंधुता एक प्रकार की है, मतलब कि जो भाईचारे की भावना को डेवलप करना वही बंधुता कहलाता है, ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। आते हैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाते हैं कि प्रस्तावना को पढ़ना कैसे है। प्रस्तावना व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंधों को दिखलाता है। राज्य में शक्ति का स्रोत जनता अर्थात हम भारत के लोग। अब सुनना जरा, जनता का शक्ति का स्रोत, राज्य की शक्ति का स्रोत जनता अर्थात हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अपने देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की क्या स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्या समानता प्रदान करने के लिए या प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला क्या बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही आपकी प्रस्तावना है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि प्रस्तावना आखिर है क्या। तो ऐसे अब देखिए क्वेश्चन का मॉडल क्या पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछा कि संविधान में शक्ति का प्रमुख स्रोत कौन है, तो संविधान में शक्ति का जो राज्य की शक्ति का स्रोत जो प्रमुख है वह है जनता अर्थात हम भारत के लोग। माना जाता है कि जो है जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो जो संविधान सभा थी वह कहीं न कहीं एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुनी गई थी। चूंकि उनका जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था ना, विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा उनका चुनाव हुआ था। हालांकि देशी रियासतों के जो प्रमुख थे वह भी जो है अपने कैंडिडेट को संविधान सभा में भेजे हुए थे। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया, अप्रत्यक्ष रूप से जनता के वो प्रतिनिधि ही थे। इसलिए हम कहते हैं कि जो भारत के संविधान का निर्माण किया गया वो जनता के मत के अनुरूप ही किया गया, जनता ने ही किया। इसीलिए जो पावर रखी गई वो जनता को रखी गई, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक वाला देश है, एक लोकतांत्रिक वाला देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है ना। तो पहली लाइन आई होप समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन का मॉडल सुनना जरा। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा कि राज्य की प्रकृति का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले ये दे देता है समाजवादी दे देता है, फिर उसके बाद एकदम नीचे जो है पंथनिरपेक्ष कर देता है सबसे पहले, उसके बाद लोकतांत्रिक कर देता है, देन जो है गणतंत्रात्मक। मतलब कि इसका जो ऑर्डर है डिसऑर्डर कर देता है, चोटिक कर देता है। ठीक है ना। तो कुल मिला जुलाकर ये हमने जो बॉन्ड लगाया हुआ है, ये जो मैं बॉन्ड लगाया हुआ हूं कि भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी ही आएगा, समाजवादी के बाद पंथनिरपेक्ष ही आएगा और पंथनिरपेक्ष के बाद लोकतांत्रिक, देन उसके बाद सबसे नीचे गणराज्य आएगा। ऐसे करके तो ये जो क्रम है इस क्रम को आपको तोड़ना नहीं है, इसी क्रम में आपको लेकर चलना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक। देन उसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछा, क्वेश्चन ऐसे पूछा कि कितने प्रकार के न्याय प्रदान किए गए। एक तो 3 प्रकार के न्याय, ऐसे स्पष्ट मैथमेटिकल भाषा में पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन से न्याय प्रदान किए गए हैं, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय प्रदान किए गए हैं। ठीक ना भैया। नेक्स्ट पूछा कि जो है स्वतंत्रता कितने प्रकार की प्रदान की गई है, 5 प्रकार की। अभी सारे क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ताकि आप यहां प्रिपेयर हो जाएंगे तो क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। एक ही पेज से अगर मास्टर पूरा समझा दे तो क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजें एक ही जगह समझ लिया जाए। ठीक है ना। तो स्वतंत्रता जो है वह विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है एवं उपासना की स्वतंत्रता है। आप ये मत बोलिएगा कि मास्टर ने ये नहीं बताया कि अभिव्यक्ति क्या होती है, उपासना क्या होती है। अभी सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं, 10 मिनट लगेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये तो आपकी स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद समता, समता किस प्रकार की, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। फिर जो बंधुत्व है वह कहता है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपकी पूरी प्रस्तावना है। एक बार क्वेश्चन और कैसे पूछा गया, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि ये भी ध्यान में रखिएगा आप कि सबसे पहले न्याय आएगा, देन उसके बाद स्वतंत्रता आएगी, देन उसके बाद समानता आएगी, उसके बाद बंधुता आएगी। ठीक है ना।
एक बार क्या किया कि ऐसे पलट दिया इसको, न्याय एकदम लास्ट में कर दिया और बंधुता पहले कर दिया, स्वतंत्रता लास्ट में कर दिया और समानता पहले कर दिया। तो ये जो क्रम है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एक क्रम भी आपको याद रखना है। तो इतना ऐसे हम क्वेश्चन का मॉडल देख सकते हैं। अभी हम जब आपको क्वेश्चन दिखाएंगे तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन का मॉडल हमको दिखाई देगा। तो सवाल है कि क्या ये जो राज्य की प्रकृति है, राज्य का जो नेचर है, क्या ये मूल संविधान में था या नहीं था? तो मूल संविधान में ये जो पांच नेचर है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, पांचों नेचर नहीं था। इसमें से तीन नेचर था। कौन कौन से दो जोड़े गए हैं तो यह भी पूछा गया है। एक समाजवादी जोड़ा गया है और दूसरा पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है। ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष यह है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं। तो यहां पर आप कर सकते हैं कि भाई ये जो राज्य की प्रकृति है, इसमें जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो जोड़े गए हैं, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं। दो चीजें, एक शब्द यहां पे जोड़ा गया है अखंडता, बंधुत्व के पास जो अखंडता शब्द है, इसको भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। तो कुल मिलाजुलाकर प्रस्तावना में तीन शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। कौन कौन से? एक तो राज्य की प्रकृति में दो शब्द जोड़ दिया गया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया वो अखंडता शब्द इस 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। पहले डाउट हुआ करता था कि क्या संविधान का अंग है प्रस्तावना। तो एक बार बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ का मामला आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि नहीं, प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग नहीं है, इसलिए संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारतीवाद बनाम भारत संघ का मामला आता है 1973 में, उसमें कहा जाता है कि नहीं, प्रस्तावना जो है वो संविधान का पार्ट है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। हालांकि जो संशोधन हो वह बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, मूलभूत ढांचे को या फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करता हो, उसका उल्लंघन ना करता हो, उसको शोषित ना करता हो। तो ऐसा कुछ डिसीजंस भी आया है, अभी हम देख लेंगे क्वेश्चंस के मॉडल से। ठीक ना भैया? तो इतना कुछ है। आते हैं थोड़ा सा एक एक शब्द डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आई होप हम जो शक्ति का स्रोत है जनता, अर्थात हम भारत के लोग, चीजें समझ में आ गई होंगी। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के लोगों ने कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से संविधान का निर्माण किया, इसलिए टोटल जो पावर दी गई है वो जनता को दी गई है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत लोकतांत्रिक देश है, मतलब कि जनता का शासन है। वह हर एक वर्ग जब अपनी भागीदारी शासन प्रशासन में महसूस करे, ऐसे जो है शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ए जनता, फिर देन उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ए क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है? सॉवरेनिटी, जैसे भारत कोई औपनिवेशिक, भारत पर कोई सत्ता इतने समय नहीं है। भारत एकदम बिल्कुल स्वतंत्र है अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को करने के लिए। आंतरिक मामला का अगर हमें एग्जाम्पल लूं, जैसे 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का इशू जब भारत ने हल किया तो कई अंतरराष्ट्रीय प्रेशर पड़े। तो भारत ने कहा कि वी आर सॉवरेनिटी कंट्री, मैं एक संप्रभु देश हूं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हूं। मेरा आंतरिक मामला और बाह्य मामले में किसी भी शक्ति का, कोई भी शक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगी। मैं अपना विदेशी या आंतरिक मामला निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं। तो अनुच्छेद जो 370 था या अनुच्छेद 35A था, वो भारत का आंतरिक मामला था। भारत बार बार कहता है कि मेरा आंतरिक मामला है। तो क्यों कहता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के कारण। भारत अमेरिका के साथ रिश्ता करे या फिर रसिया के साथ करे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता है भारत की, किसी के साथ रिश्ता कर सकता है। या फिर भारत RCEP से बाहर हो जाए, भारत का इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो RCEP से बाहर हो जाएगा। WTO अगर कहेगा कि आप जो है 10% ही सब्सिडी दीजिए कृषि क्षेत्र में, अगर मेरे जो है किसानों के अकॉर्डिंग, मेरी जनता के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो मैं WTO से बाहर हो जाऊंगा, क्या दिक्कत है? मेरी अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी क्या है? एक्चुअली समाजवादी ही शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। तो क्या प्रस्तावना या फिर इससे पहले संविधान में कोई समाजवादी शब्द नहीं था? या समाजवाद का कोई जो है एक प्रकार से दृश्य या स्वरूप हमको नहीं दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है। जब आप DPSP पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं अनुच्छेद 39B और C पढ़ते हैं।
अनुच्छेद 39 बी और सी कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि भौतिक संसाधनों का समवितरण हो, भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण ना होने पाए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जब आप ऑक्सफैम रिपोर्ट देखते हैं, जब आप वैश्विक असमानता रिपोर्ट देखते हैं, जब आप जो है जनगणना, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 देखते हैं, नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो कुल मिला जुलाकर यहां पर हम सिद्धांत की बात करेंगे, लेकिन रिपोर्टों के माध्यम से हम व्यवहार को समझ सकते हैं। समाजवाद का स्वरूप पहले था, डीपीएसपी में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यह हुआ कि नहीं, प्रस्तावना के माध्यम से उसको स्पष्ट कर लिया जाए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवादी शब्द इंक्लूड कर लिया गया। फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष। ये पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में बड़ा फर्क होता है, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि किताबों की भाषा या फिर आयोग की भाषा ही हमको लेकर चलनी है। मैं बताते चलूं आपको कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द एक ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पंथ का अर्थ है उसको हम धर्म समझते हैं, इसीलिए जो किताबें मॉडिफाई होती हैं या आयोग इसी के अकॉर्डिंग चलता है, उसको धर्म निरपेक्ष ही मान लेता है। ये जानते रहिएगा कि पंथ का आशय होता है किसी एक भाषा, किसी एक जो है धर्म से, किसी एक निश्चित पूजा स्थल से, किसी एक निश्चित किताब से और किसी एक निश्चित पूजा स्थान से, वो पंथ होता है। धर्म क्या होता है? धर्म एक जीवन पद्धति है। धर्म से निरपेक्ष हम कैसे हो सकते हैं? राज्य जो है धर्म से निरपेक्ष कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन धर्म को एज हम रिलीजन मानते हैं, धर्म को एज हम पंथ मानते हैं, इसीलिए बुक या आयोग कह देता है ठीक है, हम जो है धर्मनिरपेक्ष है। जैसे ही मुसलमान की बात आती है, हिंदू की बात आती है, जैसे ही सिख और जैन और बौद्धों की बात आती है, ईसाई की बात आती है, तो दिमाग में तो पंथ नहीं चलता है, धर्म चलता है। इसीलिए राज्य एक धर्मनिरपेक्ष है। मतलब क्या हुआ कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य के भीतर जितने भी धर्म होंगे सबको समान संरक्षण दिया जाएगा। यही मतलब है धर्मनिरपेक्ष का, या कह सकते हैं कि यही मतलब है पंथ निरपेक्ष का। एक बड़ी कहानी है पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष के पीछे। जब कभी डिस्क्रिप्टिव क्लास लेंगे तो उसको बताएंगे कि किस तरह चर्च को रिलीजन कहा जाता था और उसी रिलीजन का एक प्रकार से राजनीति में पूरा दखल था। उनका मानना था कि चर्च जो है वह दैवीय संस्था का प्रतिनिधित्व करती है और इस स्थिति में राजनीतिक कोई भी इशूज हो तो चर्च का, रिलीजन का हस्तक्षेप राजनीति में होना चाहिए। क्योंकि जो चर्च है, रिलीजन है, वो दैवीय संस्था का प्रतिनिधित्व करती है और बिना दैवीय प्रक्रिया के कोई भी कार्य कैसे संपन्न हो सकता है? पवित्रता उसमें आएगी ही नहीं। तो क्या धर्म और क्या पंथ और धर्म और जो है राज्य एक ही साथ चल सकता है? बाद में मार्टिन लूथर और कांट जैसे जो है तमाम जो है क्रांतिकारी लोग आए, विचारक आए, जिन्होंने पुनर्जागरण जो है जैसी सारी चीजें की यूरोप में। उन्होंने कहा कि दोनों को अलग किया जाना चाहिए। पंथ को अलग कर दीजिए, धर्म को अलग कर दीजिए, पंथ को अलग कर दीजिए, राज्य को अलग कर दीजिए। पंथ का राज्य पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, रिलीजन का, चर्च का राज्य पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी को हमने पंथ निरपेक्ष कहा। इसी को इंग्लिश में सेकुलरिज्म कहा जाता है। तो कभी बताएंगे उसको। फिलहाल आप इतना समझिए कि मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य के भीतर जितने भी धर्म होंगे सबको समान संरक्षण दिया जाएगा, वही धर्मनिरपेक्ष है। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन। जब हर वर्ग का व्यक्ति शासन की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करे, यह महसूस करे कि शासन की प्रक्रिया में मेरी भागीदारी है, उसी शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, एक अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। प्रत्यक्ष जहां पे जनता डायरेक्ट शासन करे, लेकिन क्या इस 135 करोड़ की जनसंख्या में सारी जनता शासन कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो जनता अपने प्रतिनिधि को चुन लेती है और कहती है कि आप हमारे मन भाव या मेरे विचारों के अकॉर्डिंग आप जो है शासन करें। तो इसी को प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहा जाता है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अपना जो देश है लोकतंत्र तो है, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उतने समय अरस्तु का मैं बताऊं आपसे, अब क्लास थोड़ा लंबा ही जाएगा। अरस्तु जो है 158 देशों का जो है अध्ययन करते हैं शासन प्रणालियों का, और 3 प्रकार की शासन पद्धति को पाते हैं। वो कौन कौन सी शासन पद्धति? एक पाते हैं कि कुछ देश ऐसे हो पाते हैं 158 देशों में
जहां पर एक व्यक्ति शासन कर रहा है उसको उन्होंने राजतंत्र नाम दिया। कुछ ऐसे देशों को उन्होंने पाया जहां पर कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है, कुछ मतलब समझ रहे हैं ना, व्यापारी वर्ग, सो कॉल्ड जो गांव समाज में कहा जाने वाला एक वर्ग विशेष है, उनके द्वारा शासन किया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा, उसी को उन्होंने कुलीन तंत्र कहा, एरिस्टोक्रेसी। कुछ ऐसे देशों को भी उन्होंने पाया कि जहां पूरी जनता ही शासन कर रही है, उसी को उन्होंने क्या कहा, लोकतंत्र कहा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं। गणतंत्रात्मक क्या है? गणतंत्र का सीधा सा अर्थ यह होता है कि राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत या मनोनीत नहीं होगा। राष्ट्र का जो प्रमुख होगा या देश का या राज्य का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत या मनोनीत मतलब कि नॉमिनेट नहीं होगा, बल्कि उसका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जैसे भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जनता के द्वारा, ठीक है ना, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अब आते हैं, इसको जरा देख लेते हैं। न्याय, न्याय में सामाजिक न्याय मतलब कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, भौतिक संसाधनों का सम वितरण हो, आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय, मैं भी प्रधानी का चुनाव लड़ूं, आप भी लड़िए ना, मैं भी वोटिंग कर सकता हूं, आप भी वोटिंग करिए, राजनीतिक न्याय। विचार, मेरे विचार में राहुल गांधी बेहतर लीडर हैं, आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में वो पीएम के बेहतर उम्मीदवार हैं। नहीं, मेरे विचार में मोदी जी अभी बेहतर हैं। नहीं, मेरे विचार में राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल बेहतर हैं। दैट इज विचार, ठीक है ना। मेरा विचार कहता है कि वो मेरे लिए अच्छा सोचती होगी या सोचता होगा, जो भी है विचार। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन, जो आप आर्टिकल 19 में पढ़ते हैं। तो अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति मतलब कि कुछ बोलना, जैसे मैं आपको टीचिंग बता रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, अभिव्यक्ति, ठीक है ना। एक्सप्रेशन, हाव भाव के तरीके से बता रहा हूं, अभिव्यक्ति। जैसे मैंने आंख मार दिया, अभिव्यक्ति। कार्टून के माध्यम से कुछ दिखा दिया, जैसे मोदी जी और दीदी मतलब समझ रहे हैं ना, ममता बनर्जी जी का, दोनों का फोटो एक ही साथ जब ला दिया जाता है, दैट इज अभिव्यक्ति। एक नवीन जिंदल बनाम भारत संघ का मामला आया था वर्ष 2004 में, बड़ा अच्छा केस था। उससे पहले झंडा आप कहीं भी किसी भी स्थान पे नहीं फहरा सकते थे, लेकिन नवीन जिंदल क्या थे, एक प्राइवेट व्यक्ति थे। और नवीन जिंदल क्या करते हैं कि कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने अपने झंडे को अपनी कंपनी पर ले जाकर फहरा दिया, और बीजेपी वाले जाकर अनुच्छेद 32 का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि माननीय महोदय, ये जो नवीन जिंदल नाम का व्यक्ति है, ये प्राइवेट व्यक्ति है और ये जो है राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रयोग करके अपनी कंपनी को बूस्ट करना चाह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप गड़बड़ जा रहे हैं। अरे आर्टिकल तो पढ़िए, आर्टिकल 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झंडा फहराना अभिव्यक्ति का एक पार्ट है। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ का मामला 2004 में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो वहीं से आप झंडा फहरा सकते हैं। खैर, झंडा आप वहां ना फहराएं जहां झंडे का अपमान हो, ठीक है ना। तो कई भी झंडा के ऊपर क्लास ले लेंगे, क्योंकि ले लेंगे, मैं दूसरे चैनल पे लिया हूं, लेकिन यहां पे ले लेंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया ना। अब देखिए, विश्वास हो गया। विश्वास क्या है? विश्वास, मुझे उसके ऊपर विश्वास है या मैं उसके ऊपर विश्वास करती हूं या करता हूं। समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? दैट इज विश्वास, बिलीव। मेरे लड़के के ऊपर मुझे विश्वास है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता है, विश्वास। मेरे पापा को मेरे ऊपर विश्वास है, ठीक है ना, लेकिन मैं वो विश्वास तोड़ता हूं कि रहने देता हूं, ये मुझे नहीं पता। विश्वास मेरा मतलब भाव, मेरा समझिए आप, क्या विश्वास होता है, अंदर की जो फीलिंग है ना, वही उभर के आती है कि माता कहती है अपने पुत्र को कि मेरा लड़का, विश्वास है मुझे, कभी ऐसा नहीं करेगा या हमेशा ऐसा करेगा, ठीक है। धर्म, धर्म क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। मैं जीसस को मानूं या मोहम्मद को मानूं, मैं महावीर या क्राइस्ट या बुद्ध को मानूं, या फिर मैं जो है मूर्ति पूजक हूं या फिर नास्तिक हूं, मैं कुछ भी हूं। धर्म की अपनी स्वतंत्रता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उपासना। उपासना मतलब प्रशंसा करना होता है। प्रशंसा समझ सकते हैं आप, किसी की भी कर सकते हैं। आप बैठते हैं जब रूम में खाना खाने के बाद, तो देखिए ना,
कोई केजरीवाल की प्रशंसा कर रहा है तो कोई इतने समय राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहा है, कोई मोदी जी की, कोई अखिलेश की, मायावती जी की, ठीक है ना। तो उपासना की स्वतंत्रता, ये आपका प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। प्रतिष्ठा, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार एज आर्टिकल 21 का पार्ट है। आर्टिकल 21 क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार। बार बार सुप्रीम कोर्ट इसको जो है आर्टिकल 1 को परिभाषित ही करता है। प्रतिष्ठा, जैसे आप एक पार्टी में गए, और आप पार्टी में मतलब कि पिता भी गया, बाप भी गया, पुत्र भी गया, और पुत्र ने कुछ हरकत कर दी, तो क्या बाप जो है वहीं पे उसको पीटेगा? नहीं पीटेगा। प्रतिष्ठा, उसको ले जाकर रूम में भले पीट दे, लेकिन सामाजिक स्तर पर एक प्रतिष्ठा होती है सारे व्यक्ति की। दोस्तों, अनुच्छेद 32 का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार आर्टिकल 21 का पार्ट है, और जैसे ही किसी व्यक्ति का मूल अधिकारों का वायलेशन होता है, वो प्रत्यक्षली जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक जा सकता है। खैर, ज्यादा नहीं जाएंगे। ये जो है प्रतिष्ठा। अवसर क्या है? अभी यूपीएससी का फॉर्म भरिए, मैं भी भरता हूं, ठीक है ना। आप भी लेखपाल का फॉर्म भरिए, मैं भी भरता हूं। वीडियो का फॉर्म अभी भरिए, मैं भी भरता हूं। अवसर की समानता। ये जो है बंधुत्व मतलब कि जो है भाईचारे की भावना को बढ़ाना, उसी को बंधुत्व कहा जाता है। अब बस इतना ही, आते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जान लीजिए कि ये जो प्रस्तावना है ये गैर न्यायिक है। इसके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं ले जा सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि प्रस्तावना में चीजें कही गई हैं और मेरा वायलेशन हुआ है, मैं जो रहा हूं प्रस्तावना के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। ना तो यह विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका को शक्ति प्रदान करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन अब देखना जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 जब संविधान अपना लागू हुआ, यह कह रहा है कि जब संविधान लागू हुआ, यहां पे अपना संविधान, प्यारा सा जो संविधान है वो लागू हुआ, को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति थी जब संविधान लागू किया गया था। ये देखिए, राज्य का नेचर दिया गया है, राज्य का नेचर दिया गया। अभी अभी हमने बताया कि राज्य की प्रकृति कितनी प्रकार की है? 5 प्रकार की, और उन 5 प्रकारों में हमने ये बताया कि भाई जो 2 प्रकृति है उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, या इसको कह सकते हैं कि धर्म निरपेक्ष। ये क्या है? ये तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया ना, 1976 के तहत। तो जायज है कि 1950 में तो ये शब्द नहीं थे। ये 1950 की वस्तु स्थिति बता रहा है। क्या थी? तो जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद है उसको काट दीजिए तुरंत, उसको तुरंत आप स्किप करिए। तो देखिए ना, ये तो पूरा नहीं है, क्योंकि आपको 3 कम से कम होना चाहिए, 5 है इसमें, तो 2 ही है, तो ए भी कट गया। संपूर्ण प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष इसमें आ गया, तुरंत इसको काट दीजिए। आइए, इसमें संपूर्ण प्रभु संपन्न भी है, लोकतंत्रात्मक भी है, गणराज्य है। क्या कहीं आया समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष? नहीं आया। सो इसलिए आपका जो आंसर होगा ना उसी होगा। फिर संपूर्ण प्रभु संपन्न, देखिए ना, समाजवादी आ गया, धर्मनिरपेक्ष भी आ गया, दोनों आ गया, काट दीजिए। क्वेश्चन कब पूछा गया? यूपी पीसीएस मेंस 2009 में और लोअर पीसीएस में 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये जो प्रस्तावना का जो क्वेश्चन है इसका नेचर कैसा है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और आपको मैं इसी पे दिखाता हूं, इसी पर आधारित। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, ये आईएएस 2021 में पूछा गया। देख रहे हैं कितना बढ़िया यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2021 वाले पेपर में। यह पूछा गया कि 26 जनवरी 1950 उसी जो है वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, वही क्वेश्चन हूबहू उठा के पूछा गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। और फिर पूछा क्या कि 26 जनवरी 1950 मतलब कि जो संविधान लागू हुआ, जहां उतने समय क्या वस्तु स्थिति थी। तो क्या आप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई। वही कि इसको काट दीजिए तुरंत। फिर क्योंकि 2 ही है, संपूर्ण प्रभु संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक, गणराज्य, तो आपका यही हो जाएगा। क्योंकि इसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष नहीं आया है, इसमें देखिए पंथ निरपेक्ष आ गया है। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को एक ही शब्द मान के अभी चलिएगा। कभी मैं डिजिटल पे, इस प्लेटफॉर्म पे पूरा डिटेल से क्लास लूंगा कि वाकई धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए या पंथ निरपेक्ष रहना चाहिए।
या दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या हैं? ये सब सारी चीजें कमेंट आप लोग करिएगा ना थोड़ा सा। ये घटा चक्र में बोल दिया, ये दृष्टि पे क्लास चलेगा, ठीक है ना? हाँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यहां पे काट दिए, यहां पे देखिए यही चीजें हैं, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है? प्रतिबिंबित किससे होता है? उद्देशिका, इसी को हम प्रस्तावना कहते हैं, इसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। थोड़ा सा समझना जरा, हल्का सा। अच्छा, एक क्वेश्चन कब पूछा गया? वर्ष 2017 में आईएएस में पूछा गया है। अब सुनना जरा, क्या है कि ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना ये एक्चुअली आपको हम जब संविधान सभा पढ़ा रहे थे तो 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, उसी तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहते हैं कि यह संविधान सभा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करती है। भारत का जो संघ होगा वो प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर बना होगा। जनता संपूर्ण शक्ति का प्रमुख स्रोत होगी। इन्होंने जो है जन कल्याण, इन्होंने जो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता या फिर अधिकारों की बात की, विश्व शांति एवं जन कल्याणों की बात की। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संरक्षण की बात की, इसी उद्देशिका में, इसी उद्देश्य प्रस्ताव में। और बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी, ये डेट इसलिए बता रहा हूं कि ये पूछा गया है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है इसी उद्देश्य प्रस्ताव को। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब इसी उद्देश्य प्रस्ताव को थोड़ा सा हम संशोधित कर देते हैं, थोड़ा सा हम परिवर्तित कर देते हैं, कह सकते हैं कि थोड़ा सा अमेंडमेंट कर देते हैं या फिर थोड़ा सा रिफॉर्म कर देते हैं, ठीक ना। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव का जो संशोधित या परिवर्तित रूप होता है उसी को हमने क्या कहा? प्रस्तावना कहा। तो कुल मिलाजुलाकर जो संविधान सभा है वो संविधान सभा अपने मत के अकॉर्डिंग उस प्रस्तावना को फोकस कर रही है। उस प्रस्तावना में पूरे संविधान का मत है, पूरे संविधान का विचार है, पूरे संविधान के दृष्टिकोण है, पूरे संविधान सभा का दृष्टिकोण है। इसीलिए उसको उद्देशिका में हमने पूरे संविधान सभा के लोगों की विचार प्रणाली, उनके मत और उनके जो है स्वरूपों या उनके जो है दीर्घकालिक सपनों का विचार हम देखते हैं। ये आपकी जो है प्रस्तावना है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है। एक कब क्वेश्चन पूछा गया? यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार, ये देखिए ना, अभी हमने चिल्ला के बताया आपको कि कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता क्या है, कितने प्रकार के न्याय। तो हमने बताया भैया 3 प्रकार के न्याय, फिर हमने बताया स्वतंत्रता 5 प्रकार की, फिर हमने बताया कि समता जो है या समानता 2 प्रकार की और बंधुता या भ्रातृत्व भावना 1 प्रकार की। तो सुन लीजिए ना, 3 5 2 1, 3 5 2 1 ऑप्शन में तो मिल ही गया होगा। 3 5 2 1 कैसे? मास्टर ने ऐसे कैसे बता दिया? तो जो न्याय है, न्याय में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के न्याय हो गए। स्वतंत्रता में विचार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा भ्रातृत्व भावना एक ही प्रकार। क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो अब तो कुछ मतलब मुझे लग रहा है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इतना जो हमने बांचा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत एक क्वेश्चन कब पूछा गया? तो ये 60वां और जो 62वां बीपीएससी का पेपर हुआ था वर्ष 2016 में, उसी में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको बताते चलूं कि इस 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए। एक तो आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवादी, एक तो जो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई समाज, मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूं, सुनना जरा, एक समाजवादी और दूसरा पंथ निरपेक्ष और एक जो है अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। तो तीनों शब्द कभी भी मिले
तो आप जो है उसको कर सकते हैं। ठीक ना भैया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। ये देखिए क्वेश्चन का जो स्वरूप है, एक कब पूछा, यूपीपीसीएस 2017 में पूछा मेंस में, फिर यूपीपीसीएस में मेंस में 2008 में पूछा था। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन, आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 42वां संविधान संशोधन 1976, अखंडता और भी शामिल कर लीजिए, ये भी जोड़ा गया, अखंडता। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखना। कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। क्या पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव, अभी हमने बताया कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो बताया ना कि पंडित नेहरू द्वारा जो है ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो भाई बात सही है कि पहला वाला सही होगा। नेक्स्ट क्या है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, हमने बताया ना कि यह गैर न्यायोचित है, न्याय योग्य इसकी प्रकृति नहीं है, इसका जो नेचर है वो न्याय योग्य नहीं है। मतलब कि इसमें जो बातें कही गई हैं इस आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसका आधार बना के नहीं ले जा सकते। तो ये क्वेश्चन आपका है, ये भी क्वेश्चन नहीं है, तो ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, बिना संशोधन किए ससुरा 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। काटिए ना, तीन कटा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गए। फिर चौथा कह रहा है कि कथन कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह ओवरराइड रद्द नहीं कर सकता। तो बिल्कुल कोई भी चीजें ऐसी हों कि जो संविधान में कही गई हो, प्रस्तावना उस पर हस्तक्षेप या उसको रद्द नहीं कर सकता है। ये जो है चारों ऑप्शन, तो आपका 1, 2 और 4 बी ऑप्शन आपका सही होगा। कब पूछा गया, यूपीपीसीएस प्री में 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। विधिक स्वरूप हमने बताया ना कि विधिक स्वरूप यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब कि इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। क्या वही दिया है और कुछ, तो कह रहा है कि यह न्यायालय में लागू किया जा सकता नहीं भैया, यह न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। यही आपका बी ऑप्शन होगा। कब पूछा गया, यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारत की संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। आमुख का लक्ष्य, आमुख मतलब कि एक प्रकार से हम क्या एक लक्ष्य सुनिश्चित करता है अपनी प्रस्तावना, तो क्या सामाजिक और आर्थिक न्याय, बिल्कुल सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक न्याय भी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय तो सुनिश्चित करता ही है ना। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑफकोर्स विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करता है। अवसर की समता, ऑफकोर्स करता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, बिल्कुल करता है। तो चारों ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन कब पूछा गया, 1998 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथन और कारण है। कथन ये कह रहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्योंकि, अब क्योंकि लगाइए जस्ट, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो बिल्कुल बात सही है कि भाई ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष ये शब्द भी तो इंक्लूड किए गए ना, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही होगा कि एक और दोनों सही है और उसकी स्पष्ट व्याख्या भी करता है। ये छत्तीसगढ़ में पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि एक ऐसा राज्य जिसका कोई धर्म ना हो, बल्कि उसके अंदर या उसके भीतर या उसके राजनीतिक या भौगोलिक सीमा के भीतर जितने भी धर्म होंगे सबको समान संरक्षण दिया जाएगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ऐसे समझिए आप। भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है,
धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अब ऐसे बढ़िया सभी का पेपर भैया यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता है, हाँ भैया, राज्य की प्रकृति है, लोकतंत्रात्मक है, हाँ, पंथ निरपेक्ष है, हाँ, संघीय, फेडरल है, नहीं, फेडरल नहीं है, संघीय नहीं है। कहीं आप पाए संघीय? नहीं पाए, तो आपका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा। एक अब क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस 2021 में, पिछला वाला जो पीसीएस हुआ। तो एक तो ट्रेंड एनालिसिस आपको पता ही चल गया होगा कि ट्रेंड एनालिसिस किस प्रकार मास्टर करवा रहा है और किस प्रकार के नेचर के क्वेश्चंस जो है पहले पूछे जाते थे, अब पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? अरे भैया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यही 5 प्रकार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। अब देख लीजिए, इसमें विचार की स्वतंत्रता है, ऑफ कोर्स है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। विश्वास की स्वतंत्रता है, हाँ। आर्थिक स्वतंत्रता है, आर्थिक न्याय है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, न्याय याद करिए ना, न्याय 3 प्रकार के, कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो न्याय जो है उस न्याय में आर्थिक न्याय है, ना कि स्वतंत्रता में, ठीक है ना। तो यही आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ये यूपीएससी मतलब कि आईएएस में 2017 में पूछा गया और यूपीपीसीएस मेंस में 2008 में पूछा गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? अब देखिए यहां पे ना यही है, पंडित ठाकुरदास भार्गव। अब सुनना जरा, एक है पंडित ठाकुरदास भार्गव, इनको याद रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू का भी कुछ कथन ऐसा ही आता है। पंडित ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा है। जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, जो संविधान का प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, वो संविधान की क्या है? आत्मा है। ये पंडित ठाकुरदास भार्गव कहते हैं। लेकिन कुछ और भी संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32, बी आर अंबेडकर संवैधानिक उपचारों का जो ये अधिकार है, अनुच्छेद जब आप 32 पढ़ेंगे, जिसमें रिट वगैरह दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाता है, जिसमें मूल अधिकारों का मूल अधिकारी है, इसी को जो है बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो उद्देश्य का इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना भैया। देख रहे हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, मतलब लगातार ससुरा क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तराखंड में, झारखंड में, वाव, उत्तर प्रदेश, सब जहां पूछा गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु प्रजातांत्रिक मतलब कि जो है वही लोकतंत्रात्मक की जन्म कुंडली कहा? कि जन्म कुंडली किसने कहा? के एम मुंशी, इनके पालकीवाल कहते हैं ये परिचय पत्र है। टी कृष्णामाचारी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं कि यह दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इनके पालकीवाल कहते हैं परिचय पत्र है। जन्म कुंडली ये कह रहे हैं, ठीक है ना भैया। आते हैं नेक्स्ट क्या? किस वाद में के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो आपका बेरुवाड़ी केस आता है 1960 में। इसमें कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, ये संविधान का भाग नहीं है, ये संविधान का भाग नहीं है और ना तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, ना तो संशोधन किया जा सकता है। लेकिन उसके जस्ट बाद केशवानंद भारतीवाद बनाम भारत संघ का मामला 1973 में आता है और इसमें कहा जाता है कि हाँ, संविधान का यह भाग है और इसमें जो है संशोधन भी हो सकता है। और जैसे ही इसने कहा तैसे जो है संशोधन भी कर दिया गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है ना। तो ए बेरुवाड़ी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित
वादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? मौलिक संरचना का भाग स्वीकार कर लिया गया, वही केशवानंद भारतीवाद बना भारत संघ के मामले में। आपका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। कब पूछा गया? वर्ष 2014 में यूपीपीसीएस। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। किनकी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य अपना क्या है, एक किससे टैली करता है? मूल अधिकारों से, ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, ए फंडामेंटल ड्यूटी अर्थात मूल कर्तव्यों से। तो अभी अभी हमने देखा कि प्रतिष्ठा हमने बताया, और प्रतिष्ठा को जो है एक प्रकार से मूल अधिकार बताया गया। स्वतंत्रता दी गई है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मूल अधिकार। समानता का अधिकार है ना, मूल अधिकार। समाजवाद कहां है? प्रस्तावना में भी है समाजवाद। और कहां है? डीपीएसपी में अनुच्छेद 39 बी और सी, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि भौतिक संसाधनों का संवितरण हो, विकेंद्रीकरण हो, उसका केंद्रीकरण ना होने पाए। ये क्या है? मतलब कि जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना फंडामेंटल राइट से भी कोरिलेट करती है, डीपीएसपी मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से भी कोरिलेट करती है। इसके अलावा जब आप फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे तो उसमें भातृत्व भावना के विकास का भी उल्लेख है। मतलब कि हम उन परंपराओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के बिल्कुल विरुद्ध हो, वो भी फंडामेंटल ड्यूटी, और वो भी जो है कोरिलेशन देखती है प्रियम्बल से। तो तीनों किसमें है? एक तो आपका मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा, 18 का सी। 2 बार क्वेश्चन पूछे गए, 2002 और 2004 में यूडीए में पूछा गया, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय? अभी अभी हमने बताया कि न्याय 3 प्रकार के, एक तो सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा जो है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कौन है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक? ए, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ए नहीं होगा, डी ऑप्शन। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार। ये देखिए आरओ में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 21 भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका, आर्थिक न्याय। अच्छा, आर्थिक जो न्याय है ये उद्देशिका में तो किया ही गया है, ठीक है ना, क्योंकि 3 प्रकार के न्यायों में आर्थिक न्याय भी है। और इसके अलावा यह डीपीएसपी में भी आर्थिक न्याय की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो 2 चीजों में आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय उद्देश्य, उसमें डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ए वाला जो ऑप्शन होगा आपका उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ए इसमें होगा। ए आईएएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है? उद्देशिका संविधान का वह भाग है, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। बड़ा अच्छा यूपीएससी वर्ष 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। एकदम जान लीजिए कि टफ क्वेश्चन था, टफेस्ट क्वेश्चन था प्रियम्बल का। देखने में लग रहा है कि पहला ऑप्शन सही होगा, लेकिन फिर पढ़िए ना, एप्रोप्रिएट आंसर संविधान का भाग नहीं है, ऐसे गलत हो गया केशवानंद भारतीवाद के अनुसार। संविधान का भाग है, वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग। तो विधिक प्रभाव नहीं रखती है, ये भी कट गया। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई भी विधिक प्रभाव नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये जो डी ऑप्शन है यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। 1-2 क्वेश्चन और होंगे। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम लोग किसी अनदर टॉपिक के साथ आते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।